चलिए हम लोगों ने राइबोसोम्स शुरू करना है आज, क्योंकि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ बढ़ रहे हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करने के पहले मुझे राइबोसोम्स आपसे बात करनी पड़ेगी। तो चलिए राइबोसोम्स क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं बच्चों। राइबोसोम एक ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलते हैं, राइट। क्योंकि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन सिर्फ राइबोसोम्स ऐसा एक सेल ऑर्गेनल है विच इज फाउंड इन प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट बोथ, राइट। और इसका एक ही काम है जो दोनों जगह सिमिलर फंक्शन है। वो यहाँ भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और वो वहाँ पर भी प्रोटीन्स का ही फॉर्मेशन करता है। तो राइबोसोम्स छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल्स का प्रोकैरियोट की भी बॉडी में प्रेजेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंस है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंस है। राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बैक्टीरिया है तो इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन के आसपास आपको राइबोसोम्स की यूनिट्स मिल सकती हैं, या फिर राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली मिल सकते हैं। लेकिन जब राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्रीली मिलते हैं और या फिर जब वो मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं, दोनों ही केसेस में उनकी दोनों यूनिट्स अलग अलग होती हैं। हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स की यूनिट्स क्या होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं और 70S टाइप का राइबोसोम होता है। सी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल का एक बेसिक डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं, जबकि हमारे यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल और इसका राइबोसोम हो गया 80S। यहाँ पे ध्यान दें जो S है, S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। S refers to sedimentation coefficient, मतलब सेटल होने का रेट, राइट। यही बेसिकली स्वेडबर्ग यूनिट भी है। स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिफाइन किया था, जिन्होंने इसके बारे में हमें डिटेल डिस्क्रिप्शंस दिए थे। तो स्वेडबर्ग यूनिट एस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70S टाइप राइबोसोम प्रोकैरियोट में होता है और 80S टाइप ऑफ राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में होता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया बच्चों कि राइबोसोम कभी भी दोनों यूनिट्स या होल असेंबली के फॉर्म में नहीं होता। राइबोसोम हमेशा स्प्लिटेड फॉर्म में होता है, मतलब एक यूनिट अलग होगी, दूसरी यूनिट कहीं और होगी। ये दोनों यूनिट्स में से एक यूनिट बड़ी होगी और एक यूनिट छोटी होगी। तो इसीलिए हम एक बिगर सब यूनिट बोलते हैं राइबोसोम की और एक स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। सो अगर मैं 70S राइबोसोम की बात करूं तो उसकी भी एक बिगर सब यूनिट है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो भी है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की भी एक बिगर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 70S, लेट अस फोकस ऑन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम ओनली। अगर ये 70S टाइप है तो इसकी दो सब यूनिट में 30S स्मॉलर हो गया और 50S जो है वो बिगर सब यूनिट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का सम करके 70 लाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 + 30 इज नॉट 70। ऑफ कोर्स यहाँ सेडिमेंटेशन का रेट मेंशन किया है बच्चों, सो इट इज नॉट अ नॉर्मल मैथमेटिक्स। ओके, तो ये हमारी बिगर सब यूनिट हो गई। दिस इज बिगर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। इस तरीके से राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है। अगर राइबोसोम्स के एक्चुअल फंक्शन के बारे में बात करूं तो यू नो दैट दे आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए बच्चों कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बनाने में मदद करते हैं, इजंट इट। अब ये जब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं या प्रोटीन्स को बना रहे हैं तो डायरेक्टली तो नहीं बनाएंगे, दे बेसिकली फॉर्म एन एसोसिएशन विद ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से हमारे राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। हम आगे चल के सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको राइबोसोम्स का एक्चुअल फंक्शन पता चलेगा कि वो कैसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इन ब्रीफ जब हम यहाँ पे फंक्शंस बात करेंगे तब मैं भी आपको बता रही हूँ। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, दिस इज देयर मेजर फंक्शन, दिस इज देयर मेन फंक्शन, राइट। अभी राइबोसोम्स की एक और स्पेशलिटी है, ये राइबोसोम्स mRNA से कनेक्ट होते हैं।
mRNA is one of the type of your RNA. We call this M as messenger RNA. हम इस M को messenger बोलते हैं. So this is basically messenger RNA जिसके साथ राइबोसोम्स आकर अटैच होते हैं, जिसके ऊपर राइबोसोम्स आकर अटैच होते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस बिगिन करते हैं. अगर मैं राइबोसोम्स के स्पेसिफिक मैकेनिज्म की बात करूं तो कई बार राइबोसोम एक mRNA पे कई सारे होते हैं, सिर्फ एक नहीं. कई बार आप देखेंगे कि दिस इज द चेन ऑफ mRNA और इस mRNA के ऊपर कई सारे राइबोसोम्स कनेक्टेड हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर ये mRNA की चेन है तो यहाँ पे एक RNA, एक राइबोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा. जरा स्ट्रक्चर को ध्यान से देख के मुझे बताइए बच्चों, क्या ये आपको बीडेड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? एज इफ कोई नेकलेस है जिसमें बीड्स लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, isn't it? तो इसे हम इसीलिए पॉलीजोम बोलते हैं. इसे हम बीडेड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और इसे हम पॉलीजोम भी बोलते हैं बिकॉज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ RNA ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ राइबोसोम्स ऑन अ सिंगल mRNA. सो वी कॉल दिस एज पॉलीजोम. अब अगर राइबोसोम्स कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है हमारे पास तो ये राइबोसोम्स पॉलीजोम का रोल प्ले करेंगे और अल्टीमेटली प्रोटीन ही सिंथेसाइज करेंगे. एक बार मैं आपसे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में भी बात करना चाहूंगी. यूकैरियोटिक राइबोसोम का जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जैसा कि हमने पढ़ा, इट इज ATS. S मतलब अगेन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. और यहाँ पे आप जब यूनिट स्प्लिट करते हैं, देखिए आपको यूनिट्स याद करने का मैं एक बहुत अच्छा तरीका, बेहतरीन तरीका बता रही हूँ. 70S और ATS, इस तरीके से आपने दोनों राइबोसोम्स लिख लिए. यहाँ पे 30, 40, 50 एंड 60, इस तरीके से 30 से लेकर 60 तक का कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस क्रिएट कर लीजिए. अब आपको सब यूनिट्स अगर न याद रहती हो और इनमें अगर कोई कंफ्यूजन होता हो तो हम देखेंगे इन्हें याद करने का तरीका. देखिएगा, अगर इन यूनिट्स को आप याद करना चाहते हैं तो 30 एंड 50 आर द सब यूनिट्स ऑफ 70S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड 40 एंड 60 आर द सब यूनिट्स ऑफ 80S टाइप ऑफ राइबोसोम. तो ये यूनिट्स बेसिकली आपके राइबोसोम, दोनों टाइप के राइबोसोम की हैं. एक हमारे पास 70S है और एक हमारे पास 80S टाइप ऑफ राइबोसोम है. 80S यूकैरियोट्स में दिखाई देगा, 70S आपको प्रो में तो दिखाई देगा ही, लेकिन पता है ये आपको यूकैरियोट्स में भी दिखाई देगा. मैं बताती हूँ कैसे. जरा याद कीजिए दो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम होता है. सो थिंक अबाउट इट, इट इज सेल ऑर्गेनल इन अ सेल ऑर्गेनल, इजंट इट? एक सेल ऑर्गेनल सेल है, सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर दूसरा सेल ऑर्गेनल है. देखिएगा, ये मेरा सेल है, इसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल है. मैंने इसे बड़ा बनाया है बट कंसिडर इट टू बी माइटोकॉन्ड्रिया. सॉसेज शेप होता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसका शेप चेंज करके बनाया है, बट इट इज सॉसेज शेप. और इसके पास होते हैं राइबोसोम 70S. तो इमेजिन सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल, दिस इज सेल ऑर्गेनल 1 एंड दिस इज सेल ऑर्गेनल 2. तो इट इज अ सेल ऑर्गेनल इन अ सेल ऑर्गेनल. दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ राइबोसोम और इस पे कई बार नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. यूकैरियोटिक राइबोसोम हो या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों ही राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल हैं, राइट? हमारे पास राइबोसोम्स के अलावा कुछ ऐसी भी बॉडीज हैं जो कि नॉन लिविंग हैं. इन बॉडीज को हम इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं. ये हेडिंग हमने एज इट इज एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं बेटा, इसलिए हम उसी सीक्वेंस में ले रहे हैं. इंक्लूजन बॉडीज के बारे में मैंने आपको साइटोप्लाज्म में भी बताया था दैट दीज आर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस. ये नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इन्हें सिर्फ ऐसे जनरली नॉन लिविंग ना मान लें. ये नॉन लिविंग होने के बावजूद भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो हमारे पास इंक्लूसिव बॉडीज या इंक्लूजन्स हैं, सेल इंक्लूजन्स हैं, जिन इंक्लूजन्स में कई सारे ग्रैन्यूलेटेड फॉर्म में हैं. जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, इनमें आपको फॉस्फेट स्टोर मिलेगा. साइनोफायसिन ग्रैन्यूल्स हैं और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं.
यहाँ पे नाइट्रोजन स्टोर होता है और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल एज नेम इज सजेस्टिंग, जहाँ पे ग्लाइकोजन का फैट का स्टोरेज होगा, राइट। ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं, यूजफुल हैं, जिनके अंदर हमें फूड को स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व बॉडीज। छोटी छोटी सी बॉडीज के फॉर्म में हम फूड को स्टोर करके रखना चाहते हैं, इसलिए हमने उन्हें किस में पैक किया है, वैक्यूल्स में। सो दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स विच आर स्टोरेज फॉर्म और विच आर बेसिकली हेल्पफुल इन द स्टोरेज। इसी तरह आपको कुछ वैक्यूलेटेड फॉर्म जैसे गैस वैक्यूल्स जो हैं, ये आपको मिलेंगे ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया में। गैस वैक्यूल पता है बच्चों क्या हेल्प करते हैं? देखिए वैक्यूल है तो वैक्यूल का काम स्टोरेज का तो हो ही गया, वैक्यूल स्टोर तो करेगा ही चीज़ों को। इस वैक्यूल में अगर गैस फिल हो जाए, गैस स्टोर हो जाए, तो द वैक्यूल और द वेट ऑफ वैक्यूल बिकम्स लेस, isn't it? And it will start giving buoyancy to the organism और organism को float करने में मदद करेगा। तो ये जो वैक्यूल्स हैं इनमें एयर फिल्ड हो जाती है, जिसके कारण दे बिकम लाइटर इन वेट, और लाइटर इन वेट होने के कारण ये ऑर्गेनिज्म को भी वजन में हल्का बनाते हैं और इस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल बेनिफिट्स उठा पाता है। सो गैस वैक्यूल्स आर स्पेशल काइंड ऑफ वैक्यूल्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारे सेल का एक ऐसा सिस्टम है वेर इन योर मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर इन कनेक्शन, जिसमें से एक पहला सेल ऑर्गेनल हमने पढ़ लिया है विच इज राइबोसोम। हमारे सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहकर काम करते हैं। फिर से आपको याद दिलाऊंगी, जैसे बॉडी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, वैसे ही इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी या किसी भी सेल के अंदर भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी लेबर ऑफ डिवीजन होता है। आई एम सो सॉरी, ऑर्गेनिज्म के अंदर लेबर ऑफ डिवीजन होता है। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स में आपस में बीच में ही कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो राइबोसोम विल बी कनेक्टेड टू ER will be connected to Golgi body. Golgi body will have vesicles and vesicles can go anywhere and transport substances. तो इस तरीके से सेल के अंदर एक पूरा सिस्टम डेवलप होता है which is called as endomemory system, जो कि पूरे सेल के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है और जो कि पूरे सेल के स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। सी दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स जिनके बारे में हमने अभी बात की। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, यहाँ पे राइबोसोम्स भी इंक्लूडेड हैं। ये सारे आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये इस टाइप के ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमेशा साथ में मिलकर काम करते हैं एंड दिस इज हाउ दे कॉन्स्टिट्यूट अ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि 3 सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इन्हें हम इस सिस्टम में नहीं रखते। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये 2 ऑर्गेनल्स, इनफैक्ट 3 ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट भी ले लीजिए, पेरोक्सीजोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों हमारे इसका पार्ट नहीं है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। चलिए, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हमने एक पार्ट राइबोसोम डिस्कस कर लिया है, अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं विच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक वो स्ट्रक्चर है, एक वो सेल ऑर्गेनल है जो कि राइबोसोम से डायरेक्टली इन कम्युनिकेशन रहता है, राइबोसोम से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे करता है वो हम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, एक आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाई देंगे, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ऐसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें 2 अलग अलग टाइप के एंटिटीज प्रेजेंट हैं। मेजर पोर्शन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है वो बेसिकली रॉड लाइक होता है, इस तरीके से। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क है जहाँ पे टिब्यूल या ट्यूब्यूल मतलब बहुत छोटी छोटी सी ट्यूब्स, टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं। तो बेसिकली हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नेटवर्क है, सिंगल एंटिटी नहीं होता, इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेनी ट्यूब्स विच आर इन एसोसिएशन। ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड भी रहते हैं और इसीलिए इन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के नाम से एब्रिविएट करके बोलते हैं। मतलब जो स्टैक्स हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, दे मे रिमेन इन कनेक्शन और दे मे रिमेन आइसोलेटेड। ये एक दूसरे से स्कैटर्ड भी रह सकते हैं, सेपरेटेड भी रह सकते हैं।
अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात करूं तो द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज सिस्टर्ने। सिस्टर्ने लॉन्ग फ्लैट एकदम चपटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सिस्टर्ने बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स लॉन्ग हैं, फ्लैट हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक के फॉर्म में, मतलब एक हो गया, उसके ऊपर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरीके से कई सारे स्टैक्स का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट इज सिस्टर्ने। सिस्टर्ने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर या जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मतलब वो वेसाइकल है। तो वेसाइकल्स का मतलब जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं, जो स्फीयर लाइक हैं, जिनके अंदर चीज़ें पैक की जा सकती हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, क्योंकि इनका शेप ऐसा है तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड। और इनके अंदर हम चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रोटीन स्टोर कर लिया, मे बी आपने कोई पार्टिकल स्टोर कर लिए। ये वेसाइकल का मेन फंक्शन है, मेन रोल है, जहाँ पे इट इज़ गोइंग टू स्टोर सब्सटेंसेस इनसाइड इट। Vesicle मतलब oval structure and lastly they have tube like structures which are irregular। देखिए बच्चों, मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगी सिस्टर्ने और टिब्यूल्स में। सिस्टर्ने जो होंगे वो अनब्रांच्ड होंगे, जबकि टिब्यूल्स जो हैं वो इस तरीके से ब्रांच्ड होंगे। तो अभी जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते टाइम बनाया था दैट वाज टिब्यूल, राइट। टिब्यूल्स इरेगुलर होते हैं, मोस्टली दे आर ब्रांच स्ट्रक्चर एंड ऑफ कोर्स दे हैव बाउंड्री। ये ये टिब्यूल्स सिस्टर्ने के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। मतलब देखिए, ये एक सिस्टर्ने है आपके सामने विच इज अनब्रांच्ड, इससे एक टिब्यूल कनेक्टेड है इस तरीके से। यहां पर भी हो सकता है इससे एक टिब्यूल कनेक्टेड हो, लाइक दिस। तो सिस्टर्ने और टिब्यूल का आपस में कनेक्शन होता है और इसी तरीके से ये न्यूक्लियस के बाहर एक पूरा ब्रिज बना देता है और इस ब्रिज के थ्रू पूरे कंटेन्स जो हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्टोर्ड कंटेन्स है वो कहाँ तक पहुँचते हैं, सेल मेम्ब्रेन तक पहुँचते हैं। उसके भी पहले ये कुछ और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स तक पहुँचते हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। टिब्यूल्स या वेसाइकल, सबसे पहले ये टिब्यूल्स में मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर से और एक बात बताना चाहूँगी। ये टिब्यूल स्टोर भी करता है सब्सटेंसेस को। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है बच्चों मसल सेल्स में। मतलब मसल्स के अंदर हमें रेगुलरली कैल्शियम आयंस की ज़रूरत पड़ती है सो दैट मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नॉर्मली, isn't it? तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए हमें जिस कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है वो कैल्शियम आयन फिल्ड होता है, पैक होता है किसमें, हमारे टिब्यूल्स में। तो टिब्यूल्स बेसिकली वो स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर कैल्शियम आयंस को हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक पिगमेंट साइटोक्रोम P450 भी स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ अ पिगमेंट विच इज साइटोक्रोम, write it like this, cytochrome P450, इस तरीके से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टिब्यूल्स के अंदर हम स्टोरेज कर सकते हैं, विटामिन्स को स्टोर कर सकते हैं, हम स्टेरॉइड्स को स्टोर कर सकते हैं, हम कैल्शियम्स को स्टोर कर सकते हैं और हम साइटोक्रोम को भी स्टोर कर सकते हैं। तो विटामिन, स्टेरॉइड्स, कैल्शियम, दीज आर स्टोर्ड हियर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले ये समझें और फिर उनके टिब्यूल्स में डिफरेंस देखते हैं। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम है बच्चों। अभी हम फॉर्मली भी इनके डिफरेंसेस देखने वाले हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया, क्योंकि हमें टिब्यूल्स को डिफरेंशिएट करना है इसलिए हम एक बेसिक आइडिया भी ले लेते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है ये एक स्टैक, यहाँ पर भी ये एक दूसरा स्टैक। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स कनेक्टेड हैं, जो हमारे सिस्टर्ने हैं उनके ऊपर अगर राइबोसोम्स कनेक्टेड हैं तो दैट गिव्स रफ स्ट्रक्चर और रफ एरिया टू द सिस्टर्ने, दैट गिव्स रफ स्पेस, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
राइट लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होने के कारण, यू कैन लुक एट हियर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स नहीं होने के कारण ये इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, स्मूथ, और इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप दिस इज क्लियर। हमने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, एक बार ब्रीफ में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बता दूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफरेंस, हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ ईआर पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहला कॉम्पोनेंट हमने सिस्टर ने देखा जो कि लॉन्ग फ्लैट अनब्रांच स्ट्रक्चर्स थे, अनब्रांच थे सिस्टर ने, जो कि स्टैक्स के फॉर्म में, मतलब बंडल के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। वेसाइकल्स जो हैं वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ओवल स्ट्रक्चर्स हैं। इनका मेन फंक्शन या तो स्टोरेज हो सकता है या सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस भी हो सकता है। आई थिंक दिस कलर वुड नॉट बी विजिबल, आई यूज अ डिफरेंट इंक। दे आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन, either storage or secretion of substances. Then we talked about vesicles and tubules. तो जो tubules हैं, tubules free भी हो सकते हैं, हमारे सिस्टर्ने के साथ कनेक्टेड भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और कनेक्टेड भी हो सकते हैं हमारे सिस्टर्ने के साथ। देन वी टॉक्ड अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे राइबोसोम्स कनेक्टेड हैं, दैट विल गिव अ रफ स्पेस और रफ सरफेस टू द ER, दैट बिकम्स RER, और जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं हैं, दैट इज SER। तो यहाँ पे हमने तीनों पार्ट्स डिस्कस किए हैं। अब अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को साइटोप्लाज्म में कैसे देखा जा सकता है उसके हिसाब से बताऊं, तो देखिए, ये अगर आपका सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है बच्चों, और यहाँ पे ये ER है। तो अगर ER वाला हिस्सा देखेंगे आप, तो ER कैसा है, कुछ ब्रांच दिख रहे हैं, कुछ अनब्रांच दिख रहे हैं, कुछ कनेक्टेड है। अभी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पे इनके जो बीच का हिस्सा है, जो बीच की कैविटी है, ये बीच की कैविटी, इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है कैविटी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो कुछ कुछ जगह पे ल्यूमेन प्रेजेंट है, विच इज ल्यूमिनल स्पेस, और जहाँ पे ल्यूमेन प्रेजेंट नहीं है, मतलब ER के बाहर वाला पोर्शन, जिसे मैं ग्रीन कलर से शेड कर रही हूँ, ये पोर्शन कौन सा हो गया, साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन। तो जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, राइट। सिमिलरली इट विल बी हियर एंड हियर ऑल्सो। तो एक ल्यूमिनल हो गया और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गया। ल्यूमिन का मतलब होता है कैविटी, तो दिस इज ल्यूमिनल स्पेस एंड दिस इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। दोनों ही बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि ल्यूमिनल और ल्यूमिनल स्पेस में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, हम बात करने ही वाले हैं उसके बारे में। प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है, और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, और इस तरीके से हमारे साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, एक कंपार्टमेंट एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और एक कंपार्टमेंट ल्यूमिनल। देखिए, ये गोल्जी बॉडी के आसपास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और न्यूक्लियस के आसपास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आई शो यू वन मोर थिंग। ये आपका सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है। हियर यू विल हैव ER, और इसके पास में आपको मिलेगा गोल्जी बॉडी। तो ये बेसिकली जो हिस्सा है, ये न्यूक्लियस से स्टार्ट हो रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पोर्शन है, और इसके बाद जो सेल ऑर्गेनल आएगा वो आएगा हमारा गोल्जी बॉडी, इस तरीके से। ये पूरी कनेक्टिविटी है जहां पर न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है ER, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है ER, ठीक है। हमारा न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन कैरी करता है, यू नो दैट। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कैसी होती है, 2। ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मैंने इनर मेम्ब्रेन बनाई विद पोर्स, ये मैं आउटर मेम्ब्रेन बना रही हूँ। तो दो मेम्ब्रेन हो गए हमारे न्यूक्लियस के पास, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिएगा, ये आउटर स्ट्रक्चर है जहां पे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से, ये RER है, और इसके बाद आता है गोल्जी बॉडी।
गोल्जी बॉडी से एसोसिएटेड वेसाइकल्स। तो इस तरीके से ये पूरी असेंबली बनती है। हमारे न्यूक्लियस के पास एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी है विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस ही हमारे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज दिस इज हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस फोंटाना ने डिस्कवर किया था। अब चाहें तो ये मेंशन कर सकते हैं, बहुत पहले ये साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते थे, अभी तो ये नाम नहीं पूछे जाते हैं। फोंटाना ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं। ये जो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके सामने, दिस इज एन इरेगुलर स्ट्रक्चर विच इज क्रोमैटिन मटेरियल। यहाँ पे जितने भी राइबोसोम्स हमारे न्यूक्लियोलस बनाएंगे ना बेटा, वो न्यूक्लियोलस के बने हुए राइबोसोम्स न्यूक्लियस को छोड़कर धीरे धीरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जाकर कनेक्ट हो जाते हैं। ओके और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कनेक्ट होने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और उन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं राइबोफोरेंस। देयर इज अ स्पेशल क्लास ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज राइबोफोरेंस, और ये राइबोफोरेंस जो है ये प्रोटीन्स को ये राइबोसोम्स को ER से कनेक्ट होने में मदद करते हैं। राइबोफोरेंस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएशन नहीं बना सकने के कारण, या सिस्टरने से जब वो एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, राइबोफोरेन प्रोटीन्स जब सिस्टरने से एसोसिएशन नहीं बनाते हैं तो वो राइबोसोम्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि वो राइबोसोम्स को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा रह जाता है? स्मूथ। जब वो राइबोसोम्स को कनेक्ट कर पाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा बन जाता है? रफ। तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, और रादर आई शुड से ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोफोरेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसाइड होता है कि वो रफ होगा कि स्मूथ होगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जो भी राइबोसोम्स बने हैं वो राइबोसोम्स निकलकर ER के पास में आएंगे, कुछ कुछ जगह वो स्टडेड हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ वो स्टडेड हो जाएंगे दैट बिकम्स RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे वो स्टडेड नहीं है दैट रिमेन्स एज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जब हमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना है तो इट गेट्स एसोसिएटेड विद द ER। स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम्स कनेक्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जब प्रोटीन्स को बनाने की बात आएगी तो दैट विल बी डन बाय द हेल्प ऑफ RER, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स बड़े स्पेशल प्रोटीन्स हैं। हमने बात की हुई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोफोरेंस के साथ कनेक्शन में आकर राइबोसोम्स को अटैच करता है, प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन आगे चल के किसका सिंथेसिस करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन कौन बनाएगा? RER। एक बार देखेंगे कैसे। ये मान लीजिए एक सिस्टरने है, यहाँ पे ये प्रोटीन है, ये फोल्डेड फॉर्म में है। धीरे धीरे ये प्रोटीन इस सिस्टरने में एक एंड पे जाता जाएगा, और वो एंड कैसा होगा? पिंच ऑफ होने की कोशिश करेगा। उसमें सबसे पहले पिंच ऑफ होने के पहले भी एक बड का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। ये यहाँ पे प्रोटीन पैक हो गया, और थोड़े समय बाद देखेंगे तो यहाँ से लगभग प्रोटीन अटैच होने की टेंडेंसी पे पहुंच गया, और उसके बाद देखेंगे तो वो प्रोटीन वहाँ से सेपरेट भी हो जाएगा। ये वेसाइकल यहाँ से पिंच ऑफ भी हो जाएगा, और अल्टीमेटली जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है वहाँ पे ये डिस्चार्ज या डिलीवर होने के लिए निकल जाएगा। ये कार्गो सिस्टम हो गया बेटा एक तरीके से, Isn't it? जैसे आप किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के पहले उसे बाकायदा पैक करते हो, फिर उसे डिस्पैच करते हो, रिलीज करते हो, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कार्गो सिस्टम के जैसा काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है कि हमने वेसाइकल्स में प्रोटीन्स को पैक कर दिया और उसके बाद उन्हें लीव कर दिया, रिलीज कर दिया, सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू एनी स्पेसिफिक लोकेशन। अब अगर
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मैं पीसेस की बात करूं तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रही हूं, ध्यान रखिएगा। फ्रैग्मोप्लास्ट, दिस इज नथिंग बट जस्ट पीसेस ऑफ पीसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रैग्मोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि साइटोप्लाज्म में कई बार हमें रैंडमली स्कैटर्ड इधर उधर मिल जाते हैं। ये जो टुकड़े हैं ना बच्चों, ये टुकड़े सेल वॉल का सिंथेसिस करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? कई बार हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पीसेस इन द साइटोप्लाज्म, और वो जो पीसेस हैं उन पीसेस को हमारा सेल यूज करता है सेल वॉल के सिंथेसिस में। तो फ्रैग्मोप्लास्ट बेसिकली सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्पफुल है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, यू नीड टू रिमेंबर दैट। इवन हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्रोटीन्स के ऊपर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन में भी मदद करता है। जरा समझिएगा मेरी बात, ये अमीनो एसिड की एक चेन है, मतलब ये एक स्मॉल पेप्टाइड है। किसी भी प्रोटीन का या पेप्टाइड के दो एंड होते हैं, एक एन टर्मिनस होता है और एक कार्बोक्सिल टर्मिनस होता है, या जिसे हम हाइड्रोक्सिल टर्मिनस भी बोलते हैं। सो वन इज एन एंड एंड अनदर इज सी एंड। So suppose this is N end or N terminus and this is C terminus or C end। बीच में क्या है? मेरा सिंपल पेप्टाइड है जो कि अभी अभी बनाया गया है। यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन या यहाँ पे अगर कोई मॉडिफिकेशन होना है तो दैट विल बी डन एट द N end। जो भी मॉडिफिकेशंस करना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन बना सकता है, मतलब प्रोटीन से ग्लूकोज को अटैच कर सकता है। और वो किस हिस्से में करेगा बच्चों? एन टर्मिनस पे, एन एंड पे, एन टर्मिनल रीजन पे इट इज गोइंग टू अटैच a glucose moiety, a glucose molecule, and this is how it helps in the process of glycosylation. Or in short, you can remember that it is helpful in the modification of protein. चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने बात की। अब हम डिस्कस करते हैं रफ ER और स्मूथ ER दोनों के बीच में डिफरेंसेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जहाँ पे राइबोफोरेंस एब्सेंट होते हैं दैट बिकम्स योर SCR, और जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दैट बिकम्स RER। RER में मेजरली सिस्टरने प्रेजेंट होते हैं, जबकि SER में मोस्टली टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इस हिस्से में टिब्यूल्स का प्रेजेंस ज़्यादा होता है। सो टिब्यूल्स आर मेजरली फाउंड हियर, जबकि सिस्टरने का मेजर फंक्शन कहाँ पे होता है? हमारे RER में। ये ध्यान रखिएगा, अबंडेंटली उन सेल्स में सबसे ज़्यादा आपको RER मिलेगा जहाँ पे हम प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन SER वहाँ मिलेगा बच्चों जहाँ पे आप लिपिड्स का सिंथेसिस करते हैं या स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करते हैं, जहाँ पे हम हार्मोन्स के लिए कुछ बेसिक स्टेरॉइड्स प्रिपेयर करते हैं। ये SER वहाँ हेल्प करेगा। तो देखिए SER एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहीं से उसे कोलेस्ट्रॉल उठाना है, यहीं से उसे फैट उठाना है, तो वो कहाँ मिल रहा है आपको? एडिपोज टिश्यू में। इंटरस्टिशियल सेल्स में मिलेगा, जो बीच बीच में प्रेजेंट है हमारे सेल। मसल सेल्स में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम स्टोर करना है आपके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। एंड अगेन ग्लाइकोजन स्टोरिंग लिवर सेल्स, क्योंकि ग्लाइकोजन को उठाकर उसे हार्मोन बनाना है। एंड यू कैन सी एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनालिन एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है, इजंट इट? और एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है बच्चों? एड्रिनालिन हार्मोन प्रिपेयर करता है। एड्रिनालिन हार्मोन स्टेरॉइड बेस्ड है, उसके लिए हमें फैट लगेगा, और वो देख लीजिए आप कहाँ से उठा रहा है। सिमिलरली आप जब यहाँ आएंगे तो स्पेसिफिकली प्रोटीन सिंथेसिस, चाहे वो मेम्ब्रेन्स के लिए प्रोटीन्स बनाने की बात हो, चाहे वो एंजाइम्स के लिए प्रोटीन्स बनाने की बात हो, वो काम हमारा कौन करेगा? RER। और एक फंक्शन याद रखें बेटा, हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। मतलब डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स का हो सकता है, आपकी बॉडी में किसी भी टॉक्सिक केमिकल्स के फॉर्मेशन के लिए हो सकता है।
फॉर एनी रीज़न आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती है। ये स्पेशली लिवर में इनका नंबर आपको इसीलिए ज़्यादा मिलेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि याद कीजिए आपने लिवर के लिए पढ़ा है दैट इट इज़ एन ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। आपकी बॉडी में कई मेटाबोलाइट्स बनते हैं बेटा और कई टॉक्सिन्स बनते हैं जब आपकी बॉडी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करती है, तो उन्हें न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? SCR. Therefore we are writing that it is helpful in the formation of, or rather it is helpful in the detoxification. अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ स्पेशल फंक्शंस की बात करूं तो मैं इतनी देर से आपसे ये तो बता ही रही हूं कि हमारा ER जो है वो कैल्शियम को स्टोर करता है। तो जब वो कैल्शियम को स्टोर कर रहा है स्पेसिफिकली इन योर कार्डियक मसल्स, रीजन पता है बच्चों, कार्डियक मसल्स 24/7 काम करती हैं बिना रुके बिना थके, और जब ये बिना रुके बिना थके काम कर रही हैं तो डेफिनेटली दे नीड कैल्शियम सप्लाई कॉन्टिन्यूसली। और कैल्शियम सप्लाई होने के या कैल्शियम सप्लाई के कारण या सप्लाई कंटिन्यूस बना रहे इसके कारण हमने क्या किया है, एक स्पेशल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है विच विल स्टोर अ लॉट ऑफ कैल्शियम, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े, जैसी भी ज़रूरत पड़े, आप फटाफट उसको कैल्शियम प्रोवाइड करवा पाए। सो दिस इज हाउ वी कॉल इट एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज वन ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ ER. द अनदर मॉडिफिकेशन इज, अगर हमारा ER जो जितना हिस्सा ER का राइबोसोम से कनेक्टेड होता है उस हिस्से को हम बेसिकली फ्रैगमेंटेशन या हाई स्पीड सेंट्रिफिकेशन मशीन में ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा। सो दैट इज अगेन वन ऑफ द पोर्शन जिसे हम माइक्रोसोम्स बोलते हैं। तो ER का एक वो हिस्सा जिसे आप, जो राइबोसोम से जो पोर्शन कनेक्टेड है जिसे आप हाई सेंट्रिफिकेशन करके ही सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोसोम। हाई सेंट्रिफिकेशन आपको पता होगा, देयर इज अ मशीन विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज मशीन, इजंट इट बच्चों? सेंट्रीफ्यूज मशीन कैसी होती है बेटा? जिसमें बहुत तेजी से चीजों को रोटेट करके सेपरेट किया जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट, जिसके कारण क्या होती हैं, चीजें सेपरेट होती हैं। सो वो फोर्स जब आप लगाएंगे तभी यहाँ पे सेपरेशन होगा, और ये भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही जरूरी है। दीज आर द कॉमन फंक्शंस ऑफ ER जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल को सपोर्ट करने के लिए एंडोस्केलेटन होता है, और वो एंडोस्केलेटन किसका बना है बेटा? माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का। ये एंडोस्केलेटन जो है इसमें माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं। उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस भी कौन करने वाला है? ER। देयरफॉर वी कैन से दैट इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इंट्रासेलुलर पैकेजिंग, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारे ल्यूमिनल स्पेस जो है उस ल्यूमिनल स्पेस में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उस प्रोटीन को धीरे से साइड में कर दिया जाता है, वहाँ पे एक वेसाइकल बनाया जाता है, वेसाइकल बड ऑफ होके पिंच ऑफ होके अलग निकल जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट विल हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स और रादर एक्सचेंजिंग ऑफ सब्सटेंसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी कनेक्टेड होता है ER, एज आई टोल्ड यू इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये ER है जो कि एक ब्रिज के फॉर्म में प्रेजेंट है, एंड इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर याद कीजिए बच्चों, सेल वॉल में भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेस्मोटिब्यूल, जहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। इट इज द सेम वे वी आर टॉकिंग हियर। सो इट एस्टैब्लिशेस कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ER इज वेरी मच हेल्पफुल, ऑफ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे ER जो लिपोप्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है, वो बेसिकली SER है, क्योंकि SER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही लिपिड्स, स्टेरॉल्स, कोलेस्ट्रॉल इनका सिंथेसिस में हेल्प करेगा। एंड देयरफॉर lipoprotein is basically lipid plus protein. It's a modified protein. The way we talked about glycoprotein, glucose plus protein, उसी तरह हम बात कर रहे हैं lipid plus protein. तो lipoproteins का भी synthesis endoplasmic reticulum and specifically हमारा SER करेगा। सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस कैसे बढ़ा रहा है? ये सेल, ये न्यूक्लियस, देखिए जरा सरफेस बढ़ गया, Isn't it? अब इसमें जो बीच बीच में एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस आई है, उस एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस में भी चीज़ें हो सकती हैं, एक्टिविटीज़, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सकती हैं कुछ इस तरीके से।
तो हमारे सेल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कनेक्शन है वो एक तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने का भी हो गया, और कुछ यहीं पे इसी तरीके से माइक्रोफिलामेंट्स का प्रेजेंस होता है या ये माइक्रोफिलामेंट्स बनाता है, तो वो भी हमारे सेल को एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई जगह तो इनकम्प्लीटली है, आप नोटिस कर सकते हैं, पूरा आउटर मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड नहीं है और कई जगह पे वो मेम्ब्रेन से कनेक्टेड भी है, राइट। सो दिस इज हाउ योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फंक्शनिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन के टाइम पे अरेंज करने के लिए वी नीड स्पेशल प्रोटीन्स, we need special structures made up of proteins, spindle fibers and astral rays। स्पेशली स्पिंडल फाइबर्स को बनाने के लिए, क्योंकि एस्ट्रल रेस तो ये सेंट्रोजोम है, सेंट्रियोल्स हैं, इनके पास प्रोटीन फिलामेंट एस्ट्रल रेस के फॉर्म में है। स्पिंडल रेस दो सेंट्रियोल्स के बीच में बनने वाले ये थ्रेड्स हैं जो क्रोमोसोम्स को अलाइन होने में मदद करते हैं। तो क्रोमोसोम्स किसी भी स्पिंडल फाइबर पे इस तरीके से कनेक्ट होकर मूव कर सकते हैं, आइदर अप और डाउन और एनीवेयर लाइक दिस। सो दिस इज बेसिकली हेल्पिंग द सेल ड्यूरिंग सेल डिविजन। इन फैक्ट जब प्रोफेज होता है सेल डिविजन का, सेल डिविजन में जो पहला फेज है, पहला स्टेप है, इनफैक्ट माइटोटिक डिवीजन में जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्रोफेज, और प्रोफेज में हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, डिसॉल्व। इस तरीके से हम डिसॉल्व न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को दिखाते हैं, डॉटेड, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई, आपने पूरा सेल डिवाइड कर दिया, क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को रीफॉर्म करना पड़ेगा, फिर से डेवलप करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फिर से डेवलप करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, अगेन ER की, क्योंकि ER इज गोइंग टू सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम्स को रिक्वायर्ड जितने भी एंजाइम्स हैं उनको बनाने में भी मदद करेगा। देखिएगा ये जो हमने प्रोसेस पढ़ी थी ना अभी, जहां पे पिंच ऑफ होकर ये अलग हो गया था वेसाइकल, अब इस वेसाइकल के अंदर अगर सिर्फ एंजाइम्स भरे हुए हैं और ये एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक नेचर के हैं और अब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो अब आप इसे क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव बैग। अब आप इसे क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। तो जो लाइसोसोम्स हैं दीज आर डाइजेस्टिव बैग्स, जो कि हमारे ER ने ही बनाए हैं और अब ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में है, तो दे आर नाउ कॉल्ड एज ER। गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन, यहाँ पे भी सिस्टर्ने बनेंगे, वेसाइकल्स बनेंगे, और उनको बनाने के लिए भी हमारे ER की ही ER की ही मदद चाहिए, एंड अगेन माइक्रो बॉडीज को बनाने के लिए भी ER की मदद। दिस वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि डिटॉक्सिफिकेशन में हमारे ER का रोल है, एंड स्पेसिफिकली इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोक्रोम P450 या आप 450 से भी याद रख सकते हैं, इट इज स्पेसिफिकली P450। तो ये भी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, टॉक्सिन्स के रिमूवल में मदद करता है। हमारी बॉडी में गोल्जी बॉडी को रॉ मटेरियल्स देने का काम ER करेगा, क्योंकि ER जो भी प्रोटीन्स देगा उसे गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करेगा।